ओके जी, आगाज़ करते हैं क्लास का। सेल्स टैक्स हम पढ़ रहे थे और टाइम ऑफ सप्लाई हमने पढ़ लिया था। ओके, चले जी। टाइम ऑफ सप्लाई के नीचे एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपको कहा था कि बाद में देखते हैं, पहले वो पढ़ते हैं फिर वैल्यू सप्लाई पे आते हैं। पेज 471 पे आइएगा प्लीज़। पहुंच गए जी आप लोग? ओके जी, टाइम ऑफ सप्लाई में जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए हमने पढ़ लिया था, और वो कॉन्सेप्ट ये था कि गुड्स जब डिलीवर होती हैं, जिस महीने में डिलीवर होंगी उसी महीने की सेल में आपने उसको शामिल करना है। अच्छा, कैश का आना किसी चीज़ पे आपने कंसिडर नहीं करना, कैश का आना टोटली इररिलेवेंट। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि चीज़ें मेड अवेलेबल तो कर दी जाती हैं, लेकिन डिलीवरी हमेशा मेड अवेलेबल के बाद होती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि चीज़ें डिलीवर पहले हो जाए और मेड अवेलेबल बाद में हो जाए। तो चीज़ें मेड अवेलेबल हमेशा कब होंगी? मेड अवेलेबल हमेशा डिलीवर्ड से पहले होंगी। सर चीज़ें आपके लिए तैयार हैं तो आप आके ले जाएं, और डिलीवरी उसके बाद में होती है। तो इसका मतलब अगर मेड अवेलेबल और डिलीवर्ड आ जाए तो हमेशा मेड अवेलेबल को कंसिडर करना है। जिस महीने में मेड अवेलेबल होगा उसी महीने में आप सेल रिकॉर्ड करेंगे। तो लिखा हुआ है जी, सप्लाई ऑफ गुड्स द टाइम एट विच द गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। तो वो वक्त जब चीज़ें डिलीवर हुई या फिर आपने अवेलेबल कर दी, उसकी मर्जी है, वो जब मर्जी ले जाए, तो उस महीने में आप सेल रिकॉर्ड करेंगे। पार्ट बी, अ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट। सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट। सर लीज हमने पढ़ा था कि लीज जो है वो भी सप्लाई है। अगर आपने लीज पे कोई चीज किसी को दी तो वो सेल है। ये बात कल हमने पढ़ ली थी, बिल्कुल हमने ये बात पढ़ ली थी। अच्छा, अगर कोई चीज आपने लीज पे दी है तो सर बैंक किस महीने में उसको अपनी सेल में दिखाएगा? द टाइम एट विच द एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू। सर जिस महीने आपका और बैंक का एग्रीमेंट हुआ उसी महीने में बैंक जो है वो अपनी सेल में रिकॉर्ड कराएगा। तो मिसाल के तौर पे अगर लीज आपकी जनवरी में शुरू हुई है, ठीक है, एग्रीमेंट जनवरी में साइन हुआ है, गाड़ी आपको मार्च में जाके मिली है और किस्तें उसकी अप्रैल से शुरू हुई हैं, तो सर गाड़ी का मिलना, किस्तों का स्टार्ट होना इररिलेवेंट। जिस महीने में एग्रीमेंट साइन हुआ उसी महीने में ही बैंक जो है वो उसको अपनी सेल में दिखा देगा। बात समझ आ गई? तो लिखा हुआ है जी, द टाइम एट विच द एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू। जिस महीने में मुआहदा हुआ आपका और बैंक का, उस महीने में आप उसको अपनी सेल रिकॉर्ड करेंगे। ठीक होगी बात? फिर तीसरे नंबर पे है सर्विसेज। टाइम एट विच द सर्विसेज आर रेंडर्ड और प्रोवाइडेड। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया था कि सर्विसेज जितनी भी हैं वो सारी की सारी प्रोविंशियल लॉस के तहत कवर हो रही हैं। कोई भी सर्विस ऐसी नहीं है जो यहाँ पर हो सवाए एक के, वो टोल मैन्युफैक्चरिंग है। और टोल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? किसी दूसरे का माल इस्तेमाल करते हुए तो चीज़ें बनाना, उसको टोल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। वो एक वाहिद सर्विस है जो यहाँ पे कवर हो रही है। इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज हैं वो सूबों के कवानीन के तहत हो रही हैं। तो बहरहाल सर्विसेज की वो बात कर रहे हैं कि जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड की तो उसी महीने में ही आपने सेल रिकॉर्ड करनी है। पैसों का आना किसी तौर पर भी रेलिवेंट नहीं है। ये बात सबको समझ आ गई? ओके। अच्छा, अब बॉक्स के नीचे आए, लिखा हुआ है इफ एनी पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड। अब जरा ना बात को आपने ना समझना है, लिखना नहीं है, समझना है। जो बात मैं अभी लिखने लगा हूं ना, ये पुराना कानून है जो पहले कभी होता था। ये बात समझाने के लिए मुझे पुराना कानून थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। अब तो कानून है ना, बस चीजें डिलीवर हुई तो आपने सेल रिकॉर्ड कर दी, कैश का आना इररिलेवेंट। पहले कानून क्या था भाई? पहले कानून था सिंपल, अर्लियर ऑफ, ये पुराना कानून है भाई, मैं फिर बता रहा हूं, अर्लियर ऑफ गुड्स डिलीवर्ड या फिर कैश रिसीव्ड। पहले कैश का आना मैटर करता था। अगर कैश आपको जनवरी में मिल गया, चीजें फरवरी में हुई, तो ये जनवरी की सेल है। अब तो है ना कि कैश का आना इररिलेवेंट है, बस जब चीजें डिलीवर हुई तभी आपने सेल में रिकॉर्ड करना है। तो पहले होता था कि अगर कैश आपको जनवरी में मिल गया, चीजें फरवरी में डिलीवर हुई, तो आपने जनवरी की सेल में डाल देना इसको जब आपको कैश रिसीव हुआ। अच्छा, जब ये कानून था ना, तो इस कानून में ना कुछ मसले मसाइल या सिनेरियोज बन जाते थे। मिसाल के तौर पे सिंपल सा कानून तो ये था कि भाई 1 जनवरी फरवरी, जनवरी में आपको कैश रिसीव हुआ और फरवरी में गुड्स डिलीवर्ड हुई। तो पुराना कानून ये कहता था कि आपने जनवरी में इसको अपनी सेल में डाल देना। ठीक होगी बात? ओके। अब जरा सिनेरियो समझें, होता क्या था? होता यह था कि मिसाल के तौर पे आप गए एक फर्नीचर वाले के पास
और कहा कि भाई मुझे फर्नीचर चाहिए। उसने कहा फर्नीचर आपको मिलेगा फरवरी में, टोटल पेमेंट है 2 लाख की, लेकिन मुझे ना 50,000 रुपए का एडवांस दे जाओ। तो आप 50,000 रुपया ना उस दुकानदार को यहां पे करते थे। इसका मतलब है कि 1.5 लाख यहां पर पे करेंगे, ये मतलब है ना इसका। अगर टोटल पेमेंट फर्नीचर की 2 लाख है तो 50,000 यहां पे कर रहे हैं तो 1.5 लाख यहां पे करेंगे। अच्छा, अब होता क्या था, दुकानदार के जूतों में आए। वो कहता था कि चूंकि कैश रिसीव हो गया तो 50,000 पे टैक्स मैं जनवरी में पे करूंगा, ठीक है। और बकाया फरवरी में गुड्स डिलीवर्ड हो गई, कैश भी आ गया, तो बकाया 1.5 लाख पे टैक्स फरवरी में, कोई मसले वाली बात नहीं होती थी। 50,000 पे जनवरी में आ गया और 1.5 लाख पे फरवरी में आ गया। मसला तब होता था अगर मिसाल के तौर पे जनवरी में चीजें हैं एग्जेम्प्ट, कानून ने कहा है फर्नीचर एग्जेम्प्ट है, फर्नीचर पे कोई टैक्स नहीं है। इसका मतलब यह है कि 50,000 पे क्या कोई जनवरी में आप टैक्स पे करेंगे? नहीं सर। जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट का एडवांस आपको मिला है, वो जब टैक्सेबल ही नहीं है तो कौन सा टैक्स? तो दुकानदार ने जनवरी में तो कोई टैक्स पे नहीं किया, लेकिन इत्तफाक से 1 फरवरी को हुकूमत ने कह दिया कि आज के बाद फर्नीचर इज टैक्सेबल। कानून में तब्दीली आई और 1 फरवरी को आप टैक्सेबल। अब क्या होगा मुझे बताइए, फरवरी में मैं कितना टैक्स पे करूंगा? क्या मैं 1.5 लाख पे करूंगा या जो पिछला 50,000 एग्जाम था उस पर भी टैक्स पे करूंगा? लॉजिक क्या कहती है? लॉजिक तो यही कहती है भाई, जो 50,000 सप्लाई में एक दफा आ गया, बस गया, खत्म हुई बात। अब टैक्स 1.5 लाख पे करना है। लेकिन लॉ मेकर कहता था सॉरी, आपने टैक्स 2 लाख पे ही पे करना है अगर बाद में एग्जेम्पशन खत्म हो गई। ये बात आप सबको समझ आ गई? ओके, अब पढ़ें क्या लिखा हुआ है। वो कहता है इफ एनी पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड। मुझे बताइए क्या आपको पार्ट पेमेंट रिसीव हुई है? टोटल 2 लाख थी ना, 2 लाख में से आपको एक हिस्सा पार्ट पेमेंट 50,000 का रिसीव हो गया। इफ एनी पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड फॉर अ सप्लाई इन अ टैक्स पीरियड, इट शैल बी अकाउंटेड फॉर इन द रिटर्न फॉर दैट टैक्स पीरियड। वो कहता है कि अगर आपको पार्ट पेमेंट रिसीव हो गई, पेमेंट का कोई हिस्सा रिसीव हो गया, इट शैल बी अकाउंटेड फॉर, इसको सेल में रिकॉर्ड किया जाएगा इन द रिटर्न फॉर दैट टैक्स पीरियड, इसको जनवरी की ही रिटर्न में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या आपको यह बात समझ आई? लेकिन अब रूल तो चेंज हो गया है। अब तो रूल कहता है पैसे का आना इररेलेवेंट, अब तो चीजें डिलीवर पे ही सेल रिकॉर्ड होगी। तो मुझे बताइए कि ये जो बात लिख रहा है ये तो अपने ऊपर वाली बात की नफी कर रहा है। क्या ख्याल है? क्योंकि अब पेमेंट का आना तो किसी तौर पे सेल है ही नहीं, जबकि मुझे वो यहां पे कहता है कि भाईजान अगर पार्ट पेमेंट रिसीव हुई इट शैल बी अकाउंटेड फॉर इन द रिटर्न। सर कैसे होगी भाई, जब कैश का आना सप्लाई है ही नहीं, कैश का आना इररेलेवेंट है, तो अगर पार्ट पेमेंट भी मिल गई तो मैं क्यों उसको रिटर्न में शामिल करूं? इसका मतलब है कि यह बात ऑब्सोलीट हो चुकी है। जब यह कानून चेंज हुआ था तो हुकूमत को यह उड़ा देना चाहिए था, उसने नहीं उड़ाया। आपको बात समझ आ गई? बोले बात समझ आ गई? ओके, आगे चलें। एंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, ये देखें क्या ये एग्जेम्प्ट है? बिल्कुल है। इट शैल बी अकाउंटेड फॉर इन द रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड ड्यूरिंग विच द एग्जेम्पशन इज विदड्रॉन फ्रॉम सच सप्लाई। वो कहता है अगर तो एग्जेम्प्ट सप्लाई की पेमेंट आई है ना, इसको उस पीरियड में अकाउंट फॉर करो जिस पीरियड में एग्जेम्पशन खत्म हुई है। यही कह रहा है। तो ठीक है, 2 लाख पे टैक्स। तो भाई चूंकि अब कानून चेंज हो चुका है, अब चीजें सिर्फ गुड्स डिलीवर्ड पे सेल में शामिल होती हैं, कैश रिसीव होना इररेलेवेंट, ये सारे का सारा पॉइंट ही इररेलेवेंट। ठीक होगी बात समझ आ गई? जो जाहिर बात है, सिंपल फॉर्मूला ये है कि गुड्स डिलीवर्ड की बेस पे आपका जो है वो सेल रिकॉर्ड होती है, तो कैश का आना तो इररेलेवेंट है, तो चाहे पार्ट पेमेंट आए चाहे फुल पेमेंट आए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। तो इसका मतलब है लॉ मेकर को ये पॉइंट्स उड़ा देने चाहिए थे, पता नहीं उसने क्यों नहीं उड़ाए। ओके, तो बहरहाल आपको मैंने ये समझा दिया। और बोले नहीं बोलेंगे? तो जो पहला हिस्सा था उसको फिर उसका टैक्स पूरा अदा करेंगे। हाँ, पहले कानून, अब पहले कानून जो भी था छोड़ दे यार, उसको क्यों डिस्कस करें, ऐसे कंफ्यूज होंगे। तो मैंने ये बात वैसे मैं बताता नहीं था, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट ना सवाल बहुत करते थे कि सर देखें यहाँ पे तो पार्ट पेमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि जी पेमेंट आएगी, आपने तो कुछ और बताया। तो फिर मैंने ये समझा दिया आपको कि ये पुराने कानून का है,
आज से साल 2 साल पहले जो कानून था वो ऐसे था कि कैश रिसीव जो होगा उसकी बेस पे सप्लाई होगी, लेकिन अब वो कानून चूंकि ख़त्म हो गया हुआ है इसलिए ये चीज़ भी ख़त्म हो जानी चाहिए। पता नहीं इसने अभी तक क्यों लिखी हुई है। अब बोले सर जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके 472 माशाल्लाह, मैं खुश हो गया था, ज़्यादा चाय आई है, लेकिन इसका भी हिसाब वो आइसक्रीम वाले कप की तरह है खोलो तो इतनी सी होती है अंदर, ऐसी की तरह नीचे से। और तो कभी आप उसको मेजर करें ना तो कप बाहर से होता है कोई 3 या 4 इंच का, लेकिन अंदर आइसक्रीम 2 इंच में होती है, नीचे से कप ही उन्होंने अंदर डूंगा बनाया होता है। एनीवेज छोड़ें, आइसक्रीम तो बहुत खाई होगी ईद की छुट्टियों में आप लोगों ने, कि गोश्त ही खाया बस, मुका दिया बकरा कि पड़ा हुआ अभी? अच्छा कब पकेगा बुलाना मुझे। ओके पेज नंबर 472। वैसे मजाक कर रहा था। ले जी, ये डिसाइड हो गया कि क्या चीज सेल है, ये भी डिसाइड हो गया कि किस महीने में रिकॉर्ड करनी है। अब ये डिसाइड होना रह गया है कि इस सेल की वैल्यू क्या होगी, ये रह गया ना मेरे भाई। तो ये आपका मसला जो है ये वैल्यू सप्लाई का टॉपिक हल करेगा कि जो आपकी सेल है उसकी वैल्यू क्या है। ओके, उसकी कदरों कीमत क्या है। तो सप्लाई की वैल्यू तुम क्या जानो। ओके सीए के स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ सप्लाई मींस, बड़ी मुख्तसर, बड़ी सादा, बड़ी शराफत से ये बात करेगा, आपको लगेगा इससे ज्यादा मासूम है ही कोई नहीं। वैल्यू ऑफ सप्लाई मींस इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ऑब्वियसली वैल्यू सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई की होती है ना, जो सप्लाई टैक्सेबल है ही नहीं, जो एग्जेम्प्ट है, उसकी वैल्यू निकाल के क्या करना है आपने, क्या ख्याल है? उस पर जब टैक्सिंग लगना तो वैल्यू निकालने का क्या फायदा। तो वैल्यू सप्लाई मींस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टैक्सेबल सप्लाई द कंसिडरेशन इन मनी। सर पैसा जो मिलेगा, कंसिडरेशन होता है मिलना, जो पैसा मिलेगा इंक्लूडिंग ऑल फेडरल एंड प्रोविंशियल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तमाम ड्यूटीज टैक्सेस मिला के, विच द सप्लायर रिसीव्स फ्रॉम द रेसिपिएंट। सप्लायर होता है सेलर और रेसिपिएंट होता है बायर। जो सप्लायर बायर से रिसीव करता है बट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। देखिए लेट्स एज्यूम कि आप एक शर्ट खरीदने गए, उस शर्ट के ऊपर जो टैग लगा हुआ था वो लगा हुआ था 1,000 रुपए का। जब आप काउंटर पे लेके गए तो आपने उससे पूछा क्या ये शर्ट 1,000 की? उसने कहा नहीं सर, अभी तो इसके ऊपर एफईडी भी लगनी है 100 रुपया, सर अभी तो इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी लगनी है 200 रुपया, अभी तो इसके ऊपर एक रेगुलेटरी ड्यूटी है वो भी लगनी है 50 रुपए, अभी इसके ऊपर एक प्रोविंशियल टैक्सेस है वो भी लगने हैं 50 रुपए के। टोटल कितना बना? 1100, 1200, 1300, 1400। यार अब तुम कहोगे इस पे सेल टैक्स भी लगना है। सर वो तो लगना ही लगना है 18%। 1400 का 18% बताइए कितना होता है? अच्छा टेंटेटिव एज्यूम कर लेते हैं 200 बनता है, एज्यूम कर लेते हैं 200 बनता है, 1600। मुझे बताइए वैल्यू सप्लाई क्या है इसके अंदर? वैल्यू सप्लाई वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर टैक्स लगना होता है। तो सर मेरे ख्याल में 18% तो इस 1400 पे लगा, ऐसे ही है ना? तो लॉ मेकर कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई वो पैसे हैं जो सप्लायर कस्टमर से वसूल करता है। वो तो 1600 वसूल कर रहा है, लेकिन वो कहता है तमाम ड्यूटीज टैक्सेस मिला के, लेकिन टैक्स निकाल के। तो सर टैक्स निकालेंगे तो ये बनेगी और मिलाएंगे तो ये बनेगी। तो इसका मतलब है कि ये वो पैसे हैं जो आप अब आज के बाद दुकान से कोई भी चीज खरीदना जाएंगे ना, तो आपने देखना है मैं इसको 200 रुपया पे कर रहा हूं, तुम्हारे लिए वैल्यू सप्लाई 200 रुपया है, यही कहेंगे उसे? नहीं सर, आप देखेंगे इस 200 में सेल टैक्स कितना है। सेल टैक्स 20 रुपया है, 180, 180 तुम्हारी वैल्यू सप्लाई है। कहिएगा उसे, कहिएगा उसे, वो आपको ऐसा करके देखेगा ये कौन आ गया। ऐसे लोगों से ना बड़ा डरते हैं ये लोग। आप जरा से इनके सामने जरा टैक्स की बात करते हैं ना, घबरा जाते हैं लोग। इनको लगता है कि लोगों को पता नहीं होगा, तो कभी कभार आप इस तरह की कोई बात करते हैं ना तो ये थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं, ओहो ये क्या हो गया, फटे गए ऐसी। हाँ ऐसा होता है, अभी मेरे साथ ईद पे हुआ ऐसे। एक रेस्टोरेंट पे मैं खाना खाने गया उधर इस्लामाबाद में, तो वो भाई साहब ना हरकत, भाई के साथ हरकत है, भाई के साथ। खैर एनीवेज कोई बात नहीं, फिर मैंने उसको प्यार से समझाया कि दोस्त देख ऐसे नहीं होता। नहीं मान रहा था, फिर उसको मैंने बड़े प्यार से समझाया, यार देख ना कर यार, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मैं भी हूँ, ऐसे ना कर यार, मेरे साथ ऐसा ना कर, मुझे चूना लगाएगा तो।
खैर फिर भाई ने चूना लगने से अपने आप को बचा लिया। तो एनीवेज, तो इसका मतलब यह है कि जो पैसा आप उसको पे करते हैं वो क्या है, वो सप्लाई, सॉरी वो वैल्यू सप्लाई है। नहीं सर, उसमें से सेल टैक्स निकाल के, या सीधे तरीके से है तमाम ड्यूटीज टैक्सेस मिला के लेकिन सेल टैक्स निकाल के। ये तो सिंपल सा मासूमाना रूल है। लेकिन सर ये जो नीचे टेबल है ये एमी तो नहीं ना लिखा हुआ। इतनी जिंदगी आसान थोड़ी है, इतनी जिंदगी आसान होती तो क्या ही बात थी। सर कुछ सिनेरियोज हैं जब वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं और जिंदगी बदल जाती है। वो कौन से सिनेरियोज हैं? ले जी, पहला सिनेरियो जरा पढ़ें तो सही। पहला सिनेरियो कहता है इफ कंसिडरेशन फॉर अ सप्लाई इज फुली और पार्टली इन काइंड। वो कहता है कि कंसिडरेशन ऑफ सप्लाई इज फुली और पार्टली इन काइंड। सर पैसे नहीं मिले, चीज मिल गई, ये भी तो हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप एक दुकान पे गए, क्या खरीदने? ब्रेड खरीदने। अब वो तो जेन में बिठाया हुआ था उसने कि जो पैसे मुझे मिलेंगे सेल्स टैक्स निकाल के वही वैल्यू सप्लाई है। आपने कहा यार तू ब्रेड मुझे दे, बदले में मैं तुझे जो है ना कोका कोला दे देता हूं। वो परेशान हो गया, ओए अब क्या वैल्यू सप्लाई होगी? जहरी बात है, अब परेशानी हो गई। तो सर लॉ मेकर कहता है परेशान मत हो, ओपन मार्केट प्राइस ऑफ द सप्लाई एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। मुझे बताइए, दुकानदार के जूतों में रहना है आपने, दुकानदार के जूतों में रहना है। दुकानदार में जूतों में रह के बताएं कि दुकानदार के लिए सप्लाई ब्रेड है या कोका कोला है? दुकानदार के जूतों में रह के बताएं दुकानदार के लिए सप्लाई ब्रेड है या कोका कोला है? उसके लिए तो ब्रेड है ना, दुकानदार तो ब्रेड सेल कर रहा है। तो सर क्या यहां पे ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखा हुआ है या जो चीज मिल रही है वो लिखा हुआ है? तो सर इसकी जो ओपन मार्केट प्राइस होगी ना वो ही फिर वैल्यू सप्लाई बन जाएगी, लेकिन सेल टैक्स निकाल के। ऑब्वियसली वैल्यू सप्लाई का कॉन्सेप्ट ही ये है, वो वैल्यू जिस पे टैक्स लगना है तो निकाल के ही बताएंगे ना, तो वो वैल्यू निकालेंगे तो टैक्स लगाएंगे ना, तो इसलिए टैक्स कभी भी शामिल नहीं होगा। तो इसकी जो ओपन मार्केट प्राइस होगी, यार मार्केट में ब्रेड कितने की बिकती है सर? 200 रुपए की बिकती है। अच्छा इसमें टैक्स शामिल है? नहीं सर टैक्स शामिल नहीं, उसके ऊपर लगेगा, तो 200 इज द वैल्यू सप्लाई। तो पेपर में वो आपके साथ शरारत करेगा और आपको कहेगा कि भाईजान आपने ये चीज बेची, बदले में आपको कोका कोला मिल गई। आपके फौरन दिमाग में घंटियां ढोल बजने शुरू हुए, अच्छा इन काइंड, तो मैंने तो पढ़ा था ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई होती है। उसने आपको कोका कोला की भी वैल्यू दी होगी, इसकी भी वैल्यू दी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे तो इसकी ओपन मार्केट प्राइस चाहिए, इसकी तो चाहिए नहीं। ओके मेरे दोस्त, सब अच्छा है? तो सर मेरे ख्याल में आई कैप पहली 2 लाइनों से तो सवाल नहीं बनाएगा, वो इस टेबल में से सवाल बनाएगा अगर बनाएगा तो। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि ये जो सप्लाई की डेफिनेशन हमने पढ़ी, ये जो टाइम ऑफ सप्लाई की पढ़ी, और ये जो वैल्यू सप्लाई पढ़ना, आधा न्यूमेरिकल इन तीनों में से आता है। आपके सामने ही है। टाइम ऑफ सप्लाई में कितना कंफ्यूज कर सकता है वो आपको? बिल्कुल कर सकता है। सप्लाई में 1000 तरह की चीजें डाल देगा और कहेगा आइडेंटिफाई करो कौन सी सप्लाई है, किस पे सेल टैक्स लगेगा। ओके, तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे सप्लाई है कि नहीं है, फिर देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई इस महीने में आनी भी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, और वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आइडेंटिफाई करेंगे तो ही न्यूमेरिकल होगा ना, उसके बगैर तो ही नहीं सकता। लेकिन आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। क्यों दोस्त? दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस टाइटैनिक का मलबा देखना मुश्किल है। क्यों समीर? सही। पार्टली इन काइंड, कोका कोला के साथ आपने 20 रुपए भी दे दिए, ये ले, सेम सिनेरियो, सेम सिनेरियो। अभी भी इसकी ओपन मार्केट प्राइस देखेंगे। ओके आगे चले मेरे दोस्त। ले जी, जब आपको यह पता लगा कि जो भी चीज आप सेल करेंगे बदले में जो भी पैसे मिलेंगे उस पैसों पे आपको सेल टैक्स पे करना पड़ेगा। आपने कहा अच्छा एंज थे फिर एंजी सही। मेरा दोस्त दुकान पे आया और मैंने उसको 200 वाला शवारमा 10 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। तू भाई है अपना यार, तेरे से क्यों 200 लूं? हुकूमत 10 रुपए मिले, कोई काइंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, 10 रुपए पे 18%। गवर्नमेंट शॉक्ड, यू रॉक्ड। यही बात हुई ना, यही बात हुई कि आपने हुकूमत को कहा हुकूमत मैं तो नहीं इन काइंड ले रहा, मैं तो उससे पैसे ले रहा हूं, और आपने खुद ही ऊपर लिखा हुआ है कि अगर तो आप पैसे वसूल करोगे तो जितने पैसे वसूल करोगे उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो सर मैंने 10 रुपए वसूल किए, खत्म हुई बात। आपको क्या मसला है इससे?
अब मैंने कहा ये तो बड़ा सियाना है, उसने पॉइंट टू डाल दिया। उसने कहा इफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर एसोसिएट्स, ओह मैन दोस्ती यारी आ गई। वो कहता है कि अगर तो सप्लायर और बायर एसोसिएट्स हैं एंड शवारमा इज मेड एट नो कंसिडरेशन, मुफ्त देता है शवारमा दोस्त को, नहीं नहीं मुफ्त नहीं देता, और एट अ कंसिडरेशन लोअर देन द ओपन मार्केट प्राइस, अच्छा 10 रुपए का देता है, 200 का नहीं देता, तो वैल्यू सप्लाई क्या होगी, ओपन मार्केट प्राइस ऑफ शवारमा एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। दोस्त ऐसे नहीं चलेगा यहां पे। अगर तो तुमने अपने एसोसिएट्स को फ्री में चीजें बेच दी या फिर मार्केट से कम कीमत पे बेची, तो मैं तुमसे मार्केट प्राइस पे ही टैक्स लूंगा। तो पेपर में वो करेगा ऐसे, पेपर में बताएगा कि भाई आपने 4 लाख वाली चीज 3 लाख की बेच दी एसोसिएट को, तो आप 4 लाख पे टैक्स लगाएंगे, आप 3 लाख पे तो नहीं लगाएंगे। बस साबित होना चाहिए कि एसोसिएट्स है। हाँ अगर एसोसिएट ना हो फिर जो मर्जी करते रहे, फिर कोई एक नहीं रोकने वाला आपको, लेकिन अगर साबित हो गया कि एसोसिएट्स हैं तो फिर मसला है सर, फिर तो ओपन मार्केट प्राइस है। ओके, एसोसिएट ना हो बेशक 10 रुपए का बेचते हैं, ऐसी है, लेकिन कौन ऐसे 10 रुपए का बेचता है भाई, जानने वालों को महंगा बेचते हैं, तो ना जानने वालों को तो वैसे ही आगे आप खुद समझदार हैं। तो इसलिए लॉ मेकर को भी पता है इतने अच्छे लोग नहीं है ये कि ये वैसे ही 10-10 रुपए का शौरमा देंगे, और ये तो फुप्पो के बेटे को 1000 रुपए का चूना लगा देते हैं, बेचो इसे। तो इसलिए उसका वहां पे रिस्क नहीं है, उसका रिस्क सिर्फ एसोसिएट्स में था, इसलिए उसने यहां पे बात कर दी। वैसे नॉर्मल बंदे को सस्ता बेचेंगे तो उसके लिए लॉ खामोश है, उसके लिए फिर वही टेबल के ऊपर वाली लाइन जो है वो एप्लीकेबल है, लेकिन लॉ मेकर को पता कौन सस्ता बेचता है, कोई भी नहीं बेचता, इसलिए उसने कहा रिस्क कवर्ड है यहाँ पे। कोई एक आधा ही होगा ना, एक आधे से क्या फर्क पड़ता। ठीक होगी बात, समझ आ गई? ओके, बैंक ने आपको गाड़ी लीज की थी जिसको हमने कहा था कि ये सप्लाई है। ओके सर, वैल्यू क्या होगी, उसके पैसे तो किस्तों में आते हैं, और उसमें भी अगर आप देखें तो 100 वाली गाड़ी आपको 150 में पड़ती है, तो बैंक 100 वाली गाड़ी आपको देता है, किस्तों में 150 वसूल करता है, तो वैल्यू सप्लाई क्या होगी? इफ टैक्सेबल सप्लाई इज मेड टू आम जनता ऑन किस्तों की बेसिस पे, इंक्लूडिंग सरचार्ज, इंक्लूडिंग सरचार्ज का मतलब होता है इंक्लूडिंग मार्कअप, सूद मिला के। ओके, तो अगर टैक्सेबल सप्लाई आपने आम जनता को किस्तों पे दे दी जो बैंक करता है, तो सर फिर बैंक की सेल है ये, बैंक की सप्लाई है ये। तो अगर बैंक की सप्लाई है तो बैंक अपनी रिटर्न के अंदर किस वैल्यू पे 18% लगाएगा? ओपन मार्केट प्राइस ऑफ द सप्लाई एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। वो कहता है भाई जो उस गाड़ी की ओपन मार्केट है ना, उस पर टैक्स लगा दो बस। और जाहिर बात है ओपन मार्केट के अंदर मार्कअप तो नहीं होता, क्योंकि अगर गाड़ी बैंक ने 100 वाली गाड़ी 100 की दी है, तो ये जो 100 है ना यही ओपन मार्केट है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने एक होंडा सिविक ली 1 करोड़ रुपए की, लेकिन आपने कहा मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता, लेकिन सर सिविक तो होनी चाहिए क्योंकि मेरे नाम के आगे अब कॉमा एसी लग चुका हुआ है, अब मेरा स्टेटस ये रिक्वायर करता है कि मेरे पास होंडा सिविक हो, तो इसलिए सिविक तो चाहिए, लेकिन बैंक किस्तों पे दे दो। तो बैंक ने जब आपको करोड़ की सिविक किस्तों पे दी तो वो आपको पड़ गई 1.5 करोड़ की। अब मुझे बताएं कि आपने बैंक से गाड़ी ली, किस्तों पे घर लेके आए, तो दुनिया को बताएंगे यार 1.5 करोड़ की बेचना चाह रहा हूं, 1.5 करोड़ की मेरे से ले लो, वजह करोड़ की मार्केट से मिलती है। तो सर मेरी तो बैंक लीज है ना, और बैंक लीज है तो तुम जानो, तुम्हारा बैंक जाने, हम क्यों तुमसे 1.5 करोड़ की खरीदें? तो क्या आपकी गाड़ी इस वजह से 1.5 करोड़ की हो जाएगी? नहीं सर, वो तो करोड़ की रहेगी। तो याद रखिएगा पेपर में वो आपको ना हिंट दे देता है कि गाड़ी टोटल प्राइस इतनी है, 1.5 करोड़ आपने बैंक को देना है, लेकिन इसमें इतने % मार्कअप है, तो आपको उसमें से मार्कअप निकालना पड़ेगा। तो निकाल के जो वैल्यू बचेगी वो ओपन मार्केट ही होगी। गरीब बात है, 100 में 50 का मार्कअप डालेंगे तो 150 है, तो मार्कअप तो ओपन मार्केट प्राइस नहीं होती ना, वो तो आपकी अपनी गलती है कि क्यों बैंक से ले रहे हैं, ना लें फिर। अगर आपको ज्यादा तंग कर रहे हैं पैसे, इजाफी पैसे देना आपको तंग कर रहे हैं तो मत दें आप। ओके, तो इसीलिए इस सर सारे में तो ओपन मार्केट प्राइस है, क्या टेंशन है, आप हमें पढ़ाई जा रहे हैं पेपर में आंखें बंद करके ओपन मार्केट प्राइस। अभी आपने ये फैसला किया ही था कि पॉइंट नंबर 4 आ गया, उसने कहा आओ फिर तुम दसा ओपन मार्केट प्राइस। इनके सर ये डिस्काउंट, ये जो आप दुकानदार से जाके कहते हैं ना सर डिस्काउंट चाहिए, अब जरा देखते हैं आज के बाद आप कहते हैं कि नहीं। नहीं, वो आगे से क्या कहता है, सर फिक्स प्राइस है, सॉरी सर डिस्काउंट नहीं दे सकते। क्यों ऐसा कहता है वो? कभी कभार तो वो चीज बेचता नहीं है, वो कहता है जाए सर मैंने नहीं बेचनी आपको चीज, जाए कोई डिस्काउंट नहीं है। आप कहते हैं यार तू अजीब आदमी, इतनी बड़ी दुकान खुली 50 रुपए का डिस्काउंट नहीं दे सकता। कहते हैं ना क्या क्या निकल आते हैं आप, आज उसका दरवाजा भी जोर से बंद करके आते हैं, दिल में होता है किसी तरह टूट जाए ये दरवाजा, दिल में ये फीलिंग होती है। क्यों समीर? दिल में ख्वाहिश होती है कि यार दरवाजा बस टूट जाए, इसका नुकसान इसने 50 रुपए का मुझे नहीं दिया, ऐसी की तैसी इसकी। ओके, फिर आप घर जाके ना ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं वही वाला सूट, क्योंकि आपकी अना गवारा नहीं कर रही होती कि अब मैं जाके फुल कीमत पे खरीदूं, घर जाके ऑनलाइन या दोस्त को बेच के मंगवा लेते हैं। कोई नहीं, ऐसी बातें ना किया कर।
सब्जी वाले से 20-20 रुपए पे लड़ रहे होते हैं। कभी बाटा में जाकर लड़ाई की है? क्यों? कभी होंडा वालों से जाकर लड़ाई की है, गाड़ी लाख रुपए सस्ती करो? क्यों? कभी एमिरेट्स वालों से लड़ाई की है, सर सस्ती करो टिकट? कभी अमेरिका वालों से लड़ाई की है, वीज़ा सस्ता करो? वहाँ पे क्यों नहीं लड़ते? बेचारे गरीब के ऊपर आप लोग अपना सलूक जमाते हैं, फिर आप शिकायत करते हैं उस हुकूमत से, गरीबों को दबाया हुआ है, अमीरों को कुछ कहते नहीं, खुद भी तो आप यही कुछ करते हैं। नहीं, वो बातें करा लो। कभी मैकडोनल्ड में जाके क्या नहीं 900 का नहीं 800 का मील चाहिए, देता है कि नहीं? कभी नहीं लड़े वहां पे। तो वहां सर आप 1000 लें, अब साइज करें मील को, ये ले 1000, लेकिन सब्जी पे नहीं 40 रुपए 35 रुपए 5 रुपए में लड़े होते हैं, सब्जी छोड़ देते हैं 5 रुपए पे। एनीवेज, तो आपको थोड़ा सा वैसे अंदाजा होना चाहिए कि क्यों कहा गया जैसी कौम वैसे हुक्मरान। शायद अब कुछ आपको समझ आनी शुरू हो, और बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे में से हम जैसा ही आएगा ना। क्यों मेरे भाई? ऐसे ही कहेगा सर अगर हमारे जैसा है तो हमारे तो बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, काश हमारे जैसा हो तो हमारी भी प्रॉपर्टी हो जाए। ओह मैन, वेरी क्लेवर। इन केस ट्रेड डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड, अब देखें कि अगर ट्रेड डिस्काउंट दे दिया गया, मिसाल एक छोटी सी बना लेते हैं। लेट्स अज्यूम 100 रुपए की चीज थी, 10 रुपए डिस्काउंट करके आपको 90 की दे दी गई। सवाल यह है कि टैक्स क्या इस पे लगेगा या 90 पे लगेगा? पढ़ लेते हैं। वो कहता है द डिस्काउंटेड प्राइस। सर मुझे बताइए, क्या 100 डिस्काउंटेड प्राइस है या 90 डिस्काउंटेड प्राइस है? 90 इज डिस्काउंटेड प्राइस। 90 इज डिस्काउंटेड प्राइस। तो सर वो कहता है कि वैल्यू सप्लाई डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि 90 पे टैक्स लगेगा। नहीं सर, अभी पूरी बात तो पढ़ लें। एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स, तो ठीक है टैक्स तो हमने निकालना ही है। तो वो कहता है कि आपने 100 पे टैक्स नहीं लगाना, यानी डिस्काउंट की इजाजत दे रहा है लॉ आपको। लॉ आपको डिस्काउंट की इजाजत दे रहा है ना, तो सर फिर क्यों दुकानदार अड़ी डाल देते हैं? फिर क्यों अड़ते हैं वो? जब लॉ मेकर उनको इजाजत दे रहा है कि ठीक है अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो बिल्कुल दो, डिस्काउंटेड प्राइस पे दो। सर मसला आगे शरायत का है, पढ़े जरा। प्रोवाइडेड दैट द टैक्स इनवॉइस शोज द, पहली चीज डिस्काउंटेड प्राइस। वो कहता है कि जो आपको वो बिल देगा ना काउंटर पे, उसके ऊपर ना डिस्काउंटेड प्राइस यानी 90 रुपए आना चाहिए। यानी इनवॉइस के ऊपर ऐसे लिखा हो 100 90 आना चाहिए। ठीक है सर, इनवॉइस पे शो करा देते हैं, हमें क्या मसला है। एंड द रिलेटेड टैक्स, इस 90 के ऊपर जो 18% लग रहा है, कितना बनता है 18% 90 का? 17 रुपए कि 16 रुपए? 16 रुपए बनता है शायद। 16.2 16 कर लें, ये 16 रुपए भी इनवॉइस के ऊपर। पहली चीज ये होनी चाहिए डिस्काउंटेड अमाउंट, और दूसरी चीज टैक्स भी आना चाहिए। तो सर ये भी दिखा देते हैं। और प्रॉब्लम किधर है? ये प्रॉब्लम आखिरे वाले में है। एंड द डिस्काउंट अलाउड इज इन कन्फर्मिटी विद द नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस। सर ये वो जुमला है जिसने तहलका मचाया होता है। बेसिकली वो कहता है ठीक है दो डिस्काउंट, डिस्काउंटेड अमाउंट पे टैक्स लगाओ, डिस्काउंटेड अमाउंट इनवॉइस पे भी दिखाओ, टैक्स भी इनवॉइस पे दिखाओ, और ये डिस्काउंट जो है ना तुम्हारी नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। ये नहीं है कि 6 बंदों को दे रहे हो और बाकी 50 को नहीं दे रहे। वजह क्यों? कुछ 6 एसोसिएट्स हैं तुम्हारे, कोई मसला है जो उनको दे रहे हो, बाकी को नहीं दे रहे? ये तुम्हारी नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है, तुम हरकत कर रहे हो कुछ। इसीलिए वो कहते हैं कि सर डिस्काउंट देंगे तो सबको। कुछ दुकानें होती हैं जिसमें हमेशा डिस्काउंट ही लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? ये वजह होती है मेरे भाई, ताकि कल को अगर एफबीआर वाले आके पकड़े तो कहे सर देखिए डिस्काउंट हमेशा ही लगा रहता है 25%, जो मर्जी आ जाए 25% ऑफ है। तो हमारा तो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है, लेकिन तमाम चीजें 100 रुपए की सेल हो रही है, एकदम से बीच में 20 रुपए की आ गई। सर 80 रुपए का डिस्काउंट दिया था, वजह तुम्हारी तो बिजनेस प्रैक्टिस नहीं रही, तुम तो नॉर्मल सबको 100 का बेचते हो, ये अचानक कहां से? मैं नहीं मानूंगा इसको। तो ये वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दुकानदार डिस्काउंट नहीं देता। वो कहता सर मैं आपको डिस्काउंट दे दूं, कल को एफबीआर वाले मानेंगे ही नहीं, वो मेरे से टैक्स 100 पे वसूल कर लेंगे। मैंने आपसे टैक्स 90 पे वसूल किया होगा, तो 90 पे मैंने आपसे 16 रुपए वसूल किए थे, बनते थे 18, तो एफबीआर वाले तो मेरे से 18 ले जाएंगे। मैंने आपसे 16 लिए मैं, तो बकाया का 2 का कॉन्सेप्ट क्या मैं जेब से दूंगा? मैं तो नहीं दूंगा दोस्त जेब से, तो इसलिए नो डिस्काउंट। बात समझ आ गई दोस्त? तो ये वो वजह है। अच्छा, पेपर में ना वो आपसे डिसाइड नहीं करवाएगा, पेपर में वो आपसे डिसाइड नहीं करवाएगा कि भाईजान ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है कि नहीं है। पेपर में आपको वो लाजमी कोई हिंट दे देगा, इंडिकेशन दे देगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है कि नहीं है।
ये पेपर जज का थोड़ी है कि आप जज कर रहे हैं है कि नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ओके। तो सर डिस्काउंटेड प्राइस पे टैक्स लगाने की इजाजत है, 3 शराइत पूरी कर दें कि डिस्काउंटेड अमाउंट इनवॉइस पे आ रही हो, टैक्स इनवॉइस पे आ रहा हो, और डिस्काउंट जो है वो आपकी नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस के मुताबिक हो। अगली बात पढ़ के आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आएगी। इन केस ऑफ अ स्पेशल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वेयर इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ सप्लाई, ऐसी ट्रांजैक्शन है कि उसकी वैल्यू निकालना ही मुश्किल है। आपने कहा ऐसी की तैसी सबकी, मैं टाइटैनिक का मलबा ऊपर लेकर आऊंगा, दिया आपने $2.5 लाख, बैठे उस सबमरीन में, ओशन गेट वाली में, पहुंच गए नीचे, ऐसी की तैसी मैं खुद रिमोट से चलाऊंगा। पहुंच के आपने 7 सबमरीन से बाहर निकले, थोड़ा सा ही तो पानी है, खैर है, आपने कुंडे से टाइटैनिक का कुंडे को उड़ाया, सबमरीन की क्रेज तो भाई, मलबा सारा ऊपर। तो कहने कहानी बनानी ना, कोई भी बना दो। ले जी मलबा सारा ऊपर आया, ऊपर ला के आप लेके आए मलबा पाकिस्तान, ले जी दुकान खोली इधर फैसल टाउन चौक पे और कहा टाइटैनिक का मलबा, टाइटैनिक का मलबा फॉर सेल, टाइटैनिक का मलबा फॉर सेल। अब दुनिया देख रही है टाइटैनिक का मलबा फॉर सेल, है भी असल, कोई मसले वाली बात भी नहीं है, लेकिन यार ये तो स्पेशल नेचर की ट्रांजैक्शन, आज तक किसी ने टाइटैनिक का मलबा बेचा ही नहीं है, कैसे पता लगे इसकी वैल्यू क्या है? स्पेशल नेचर की ट्रांजैक्शन हो गई, स्पेशल नेचर की ट्रांजैक्शन बिल्कुल हो गई। अब आपको खुद नहीं पता ही यार, समझ नहीं आ रही कितने का बेचूं यार, कभी किसी ने बेचा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। तो फिर ऐसी सूरत में लॉ मेकर क्या कहता है, लॉ मेकर भी सजादा है, कहता है ओपन मार्केट प्राइस, कहता है मार्केट में जाके उदी पता कर लो। अब पहली टेंशन पड़ी हुई है कि स्पेशल नेचर की ट्रांजैक्शन है तो मार्केट में कैसे पता लगे, लेकिन कहते हैं मुझे नहीं पता, पता करके दो। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। तो अगर कोई स्पेशल नेचर की ट्रांजैक्शन हो जहां पे वैल्यू सप्लाई डिटरमिन करना मुश्किल हो रहा हो, वो कहता है मार्केट से जाके पूछ लो। तो मार्केट से जाके फिर कैसे पूछेंगे, नीलामी कराएंगे ना सर, नीलाम कर देता हूं, जो लग गई सो लग गई, यही होता है फिर। इसीलिए ये जो पुरानी चीजें होती है ना, जो स्पेशल नेचर की होती हैं, जो उनकी नीलामी होती है, वो फिर कभी भी जो है ना उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो बस जितने पे नीलाम हो जाए तो बस हो जाए। अभी मैं पढ़ा था, पता नहीं क्या टाइटैनिक का क्या नीलाम हुआ है, $1,30,000 का, बहरहाल मैं कल परसों पढ़ रहा था। आजकल वो हर जगह टाइटैनिक टाइटैनिक हुई है, तो वो एक जगह मैं कहीं पढ़ रहा था कि 1,30,000 की उसकी कोई चीज़ मिली है, तो वो नीलाम हुई है, अब पता नहीं क्या है वो, एनीवेज। ओके, तो फिर ऐसी चीज़ें वो ओपन मार्केट प्राइस, वो नीलाम होके ही फिर आइडेंटिफिकेशन होती है। कोई सवाल किसी का? अगर कोई न्यू प्रोडक्ट हो तो वो भी नाम करने के ऊपर ही पता लगेगा उसकी प्राइस। सर असल में ना ये जो पॉइंट है ना स्पेशल नेचर वाला, अगर न्यू प्रोडक्ट है ना, तो न्यू प्रोडक्ट तो बेशुमार आती हैं, गाड़ी के नए नए मॉडल्स आते रहते हैं, नई नई गाड़ियाँ आती रहती हैं, नए नए मोबाइल फ़ोन आते रहते हैं, तो उसकी कीमत तो कंपनी खुद डिसाइड कर रही होती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। ये स्पेशल नेचर का मतलब न्यू प्रोडक्ट नहीं है, ये स्पेशल नेचर का मतलब है जो मैंने आपको बताया। मिसाल का फ़िरौन की शर्ट मिल गई आपको कहीं से, अब ये फ़िरौन की शर्ट ये क्या है, स्पेशल नेचर है ना, इस तरह की चीज़ें। किस क्या कहते हैं, नवादरात बोलते हैं इनको, ये बोलते हैं ना, पुरानी एंशेंट कदीम चीज़ें, पुरानी चीज़ें, ये चीज़ें होती हैं जो स्पेशल नेचर की होती हैं, ये किसी ने बनाई नहीं होती। क्योंकि नई गाड़ी या नया मोबाइल किसी ने बनाया होगा तो उसको पता होगी उसकी कॉस्ट क्या है, उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन सोचा होगा, उस पर उसने कीमत बना दी होगी उसकी। लेकिन फ़िरौन की शर्ट कितने की सर, अगर आपके पास फ़िरौन की शर्ट है कितने की बेचेंगे, क्या देखेंगे, अच्छा इतने का धागा, इतने का ये, इतने का ये, यूं करेंगे आप? यूं तो नहीं करेंगे। आपकी तो कोशिश होगी मैन फ़िरौन की शर्ट, आपकी तो कोशिश होगी यार ये तो मैक्सिमम बिके, लेकिन आपको भी ज़हन में नहीं पता कितने की है ये। आप अगर किसी से 1 अरब रुपया मांगेंगे तो वो भी कहेगा यार क्यों 1 अरब, वजह आपके पास कोई वजह नहीं। ये होती है स्पेशल नेचर की ट्रांजैक्शन। ओके, बात समझ आई सर? कुर्बानी के जानवर बेचने पे भी टैक्स होता है। बात आपके कोर्स से बाहर की है, लेकिन बता देता हूं, 6th शेड्यूल एक है सेल्स टैक्स के अंदर, जैसे 3rd शेड्यूल है ना, एक 6th भी है। 6th शेड्यूल के अंदर उसने ना बेशुमार चीजें लिखी हुई हैं जिन पे टैक्स नहीं लगता, जो कि एग्जेम्प्ट है। उसमें लिखा हुआ है बकरे, जानवर, सॉरी एनिमल्स। आप कहेंगे सर बकरा है तो गाय पे होना चाहिए, एनिमल्स लिखा हुआ है वहां पे, एनिमल पे कोई टैक्स नहीं होता। क्योंकि अगर एनिमल पे टैक्स होता ना, तो ये इस मंडी में आपको आधे से ज्यादा FBR के लोग नजर आ रहे होते हैं। हाँ भी तू रिश्ता है कि नहीं, तू रिश्ता है, तू लाख वाला बकरा लाख का क्यों बेच रहा है, 1,18,000 का क्यों नहीं बेच रहा? फिर आपको ये कहानियां वहां पर नजर आती हैं, लेकिन ऐसी कोई कहानी आपको वहां पर नजर नहीं आती, क्योंकि बकरास आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, नो टैक्स इज पेबल ऑन बकरास। ओके मेरे दोस्त, पढ़ा हुआ क्या खत्म हो गया? खा लिया सारा? पाए, वो देख सारा खा के कहता पाए रह गए बस, वो भी खा लेता मेरा भाई।
वो संडे को खाएंगे। अच्छा, वो इस संडे को खाएंगे, यानी इस संडे भी आपका पढ़ने का कोई इरादा नहीं है। नजर आपकी उन पाए के ऊपर है जो पड़े हुए हैं। कितने पड़े हुए हैं? 4 या 8 या 12 या 16 या 20? 4 पड़े हुए हैं, चारों खा लेंगे आप? 4 बकरों के 16 16 है, 16 ही होंगे ना, जाहिर बात है, कोई 3 वाला तो नहीं होता, 4 वाला ही होता है। तो 16 के 16 खा लेंगे। कोई लोग नहीं चाहिए आपको खाने? अच्छा चले, ओके। अगली बात, ना कम खाया करें, पढ़ाई पे ध्यान दिया करें, खाने पे फोकस होता है, बस खा लें हम। कमाल होगी यार, वो बेचारा बकरा देख रहा होता है, पता नहीं मेरे नाल की करनी है ना। अच्छा, वो बेचारा ज़िबा होने से नहीं डरता होगा, वो डरता होगा बाद में जो मेरे साथ होनी है। हड्डी हम नहीं छोड़ते इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। अच्छा, एक चीज हमने पढ़ी थी कि अगर आप कोई भी चीज इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्टर ने उसके ऊपर सेल्स टैक्स पे करना है। अब सवाल यह है कि इंपोर्टर ने अगर उसके ऊपर सेल टैक्स पे करना है तो वो किस वैल्यू पे होगा? वो ये बात यहां पे लिखी हुई है, इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। अच्छा, एक चीज सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, मुझे ये पढ़ के याद आई। इस टेबल के साथ ना लिख लें कि ये टेबल थर्ड शेड्यूल वाली चीजों पे नहीं लगता। थर्ड शेड्यूल के अंदर कुछ चीजें पढ़ी थी ना हमने, ये टेबल थर्ड शेड्यूल पे नहीं लगता। दिस टेबल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन थर्ड शेड्यूल गुड्स। उसके लिए कहानी कुछ और है, वो जब वक्त आएगा तब देखेंगे। थर्ड शेड्यूल वाली चीजों पे ये टेबल नहीं लगता। इस टेबल का इतलाक थर्ड शेड्यूल वाली चीजों पे नहीं होता। दिस शेड्यूल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन थर्ड शेड्यूल गुड्स। ओके मैम, ओके। चले जी, अगर आपने बाहर से चीजें मंगवा ली तो फिर किस पे टैक्स पे करेंगे? एक भाई साहब कहते हैं कि सर मैंने लैंड क्रूजर मंगवाई, लैंड क्रूजर मुझे पड़ी 2 करोड़ रुपए की, उसके ऊपर मैंने कस्टम ड्यूटी पे की 3 करोड़ रुपए, उसके ऊपर मैंने रेगुलेटरी ड्यूटी पे की 2 करोड़ रुपए, उसके ऊपर मैंने एक्साइज ड्यूटी पे की 1 करोड़ रुपए, उसके ऊपर मैंने सेस चार्ज पे किया 5 करोड़ रुपए। तो गाड़ी कितने की पड़ गई? 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो सर ये लैंड क्रूजर मुझे पड़ गई 13 करोड़ की, क्या मैं सेल टैक्स इस पे लगाऊंगा? लॉ मेकर कहता है पढ़ लो। वो कहता है, वो तेरी खैर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, द वैल्यू डिटरमिन्ड अंडर कस्टम्स एक्ट इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी। भाई वो कहता है कि एक तो कस्टम ड्यूटी शामिल करनी है और एक एक्साइज ड्यूटी शामिल करनी है, बाकी तमाम चीजों को निकाल दो, सिर्फ ये 2 चीजें शामिल होंगी। बात समझ आती? ये कौन सी वैल्यू है? ये कौन सी वैल्यू है? ये वो वैल्यू है जो कि आपने, सॉरी मैंने ऑडी कर लेते हैं, लैंड क्रूजर की थी, ऑडी कर लेते हैं। आपने ऑडी वालों को ये गाड़ी के पैसे दिए थे और ये पैसे तो आपने हुकूमत पाकिस्तान को पे किए, ड्यूटीज टैक्सेस हैं। सवाल ये है, लॉ मेकर कहता है कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी ये तो शामिल करो, लेकिन इस 2 करोड़ के बारे में वो कह रहा है द वैल्यू डिटरमिन्ड अंडर कस्टम एक्ट। ये क्या साइंस है भाई? वो ये क्यों नहीं कह रहा कि द अमाउंट पेड बाय यू टू द सप्लायर? ये भी तो कह सकता था, लेकिन उसने ये क्यों कहा वैल्यू डिटरमिन्ड अंडर कस्टम एक्ट? अब सुने जरा कहानी। सर होता भला क्या है? होता यह है कि ये जो मैंने कस्टम ड्यूटी 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ 5 करोड़ लिखा ना, ये एवं नहीं कैलकुलेट होती, ये इस अमाउंट की परसेंटेजेस होती हैं, ये सारी इसकी परसेंटेजेस होती हैं, 10%, 20%, 5%, 2%। अब जब लोगों को पता लगा ना, लोगों ने कहा अच्छा ड्यूटीज जो है वो परसेंटेज ऑफ अमाउंट होती हैं। हेलो ऑडी, हाँ बता यार, तुझे याद है कि हम दोनों सीए की क्लासेस इकट्ठे पढ़े थे? हाँ 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 हाँ, तू पास होके निकल गया था, मैं फेल हो गया था। हाँ देख, मैं पास होके भी धक्के खा रहा हूँ, तू फेल हो गया, ऑडी का मालिक बना हुआ है। वो चल छोड़िए, तो नसीब की बात होती है। काम बता यार। बात ये है कि मैंने ना ऑडी मंगवाई थी, वो बंदी है 2 करोड़ की, लेकिन पाकिस्तान में जब आती है ना तो उस 2 करोड़ के ऊपर 10% कस्टम ड्यूटी, 50% रेगुलेटरी ड्यूटी, 100% एक्साइज ड्यूटी, 200% ये लग जाती है। तो तू भाई है ना अपना, इनवॉइस तो तू नहीं भेजनी है, तू ना छोड़ 2 करोड़ की इनवॉइस, तू ना 10,000 की इनवॉइस भेज दे, रुपए की, बस भेज दे तू। अच्छा तो इससे क्या होगा? जब तू 10,000 की इनवॉइस भेजेगा ना, तो जब 10% कस्टम ड्यूटी लगेगी ना तो वो 1,000 रुपया बनेगी, जब 20% रेगुलेटरी बनेगी ना तो वो 2,000 बनेगी, जब 300% एक्साइज ड्यूटी बनेगी ना तो वो 30,000 बनेगी।
तो सर ये देख कहाँ मैं करोड़ों में दे रहा हूँ ड्यूटीज, ये 50,000 में मेरी जान छूट जाएगी। बात समझ आई? हुकूमत को तो इनवॉइस चाहिए थी, इनवॉइस मिल गई, 10,000 की इनवॉइस है, और हुकूमत ने ड्यूटीज टैक्सेस कैलकुलेट करना था एज अ परसेंटेज ऑफ इनवॉइस अमाउंट, वो भी कर दी, वो भी पे कर दी, तो तेरे भाई के पैसे बच जाएंगे। उसने कहा शहजादे मसला ही कोई नहीं, ये ले 10,000 की इनवॉइस। अब 10,000 की इनवॉइस आई और आप छलांगे मारते हुए कराची पोर्ट पर पहुंचे, सर मेरी ऑडी आई है 10,000 रुपए की, ये ले इसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज, ये ले तमाम ड्यूटीज, ये ले 50,000 रुपया। वो कभी इनवॉइस देखेगा, कभी आपकी शक्ल देखेगा, कभी गाड़ी देखेगा, कभी इनवॉइस देखेगा, कभी आपकी शक्ल देखेगा, कभी गाड़ी देखेगा। वो केड़ी 10,000 की ऑडी आती है? सर आपके सामने है, चेक करें ऑडी वालों से। उसने ऑडी वालों को फोन किया, वाकई 10,000 की इनवॉइस थी। यार ये क्या चक्कर है? अच्छा जब आप ये काम कर रहे थे ना, तो साथ एक और बंदा देख रहा था, उसने मर्सिडीज ऑर्डर की हुई थी। अच्छा ऐसे भी हो सकता है? उसने मर्सिडीज वालों को कॉल की, और तुझे पता है मैट्रिक इकट्ठे पड़े थे, उसने भी रिश्तेदारी निकाल के इनवॉइस उसने भी 5,000 की मंगवा ली। देखा देखी पूरे पाकिस्तान ने ही इनवॉइसें जो है वो कम अमाउंट में मंगवानी शुरू कर दी। हुकूमत ने कहा ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? ये तो सारी मिल बांट के इनवॉइस कम करवा के तो हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हुकूमत ने कानून ही बदल दिया। हुकूमत ने कह दिया कि सर वैल्यू वो वाली नहीं जो आप बताएंगे, वैल्यू वो वाली डिटरमिन्ड अंडर कस्टम एक्ट जो हम डिटरमिन करेंगे। ओके, तो आपकी इनवॉइस पे चाहे 10,000 हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 10 अरब हो, चाहे 10 खरब हो, इररेलेवेंट, हम बताएंगे वैल्यू क्या है। मेरी नजर में ये ऑडी 50 करोड़ की है। हो दादा वास्ता है 2 करोड़ दी है, और मैं गलती आई इनवॉइस फाड़ दी 10,000 की, और दो नहीं, मैंने डिटरमिन किया 50 करोड़ किया तो बस है, कोई नहीं रोक सकता मुझे। वैल्यू डिटरमिन अंडर कस्टम्स एक्ट, तो कस्टम एक्ट के तहत जो वैल्यू डिटरमिन कर दी हुकूमत ने, बस वही वैल्यू है। उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, 3 चीजें। तो सर वैल्यू सप्लाई इंपोर्टेड के लिए क्या बनेगी? जो भी गिवन है मुझे नहीं पता, वैल्यू डिटरमिन्ड बाय गवर्नमेंट, इसमें ऐड कर दें कस्टम ड्यूटी और इसमें ऐड कर दें एक्साइज ड्यूटी। सिर्फ ये 3 चीजें शामिल होंगी, और जो वैल्यू आएगी दिस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, और कुछ भी आपने शामिल नहीं करना। बाकी वो आपको दुनिया जान की ड्यूटीज टैक्सेस देता रहे, इग्नोर सिर्फ कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और वो वैल्यू जो कि गवर्नमेंट ने डिटरमिन किया कस्टम्स एक्ट के तहत, बस ये 3 चीजें ऐड करके वैल्यू सप्लाई बना दीजिएगा। पेपर में आपको 1000 तरह की चीजें देगा, आपने बीच में से सिर्फ 3 चीजें उठानी है। जो वैल्यू डिटरमिन हुई, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, तीनों को टोटल करें 18% लगा दें। ये वो टैक्स है जो कि इंपोर्टर ने पे करना होगा इंपोर्ट के टाइम पे। ओके, किसी का कोई सवाल? ट्रेड डिस्काउंट वाला उससे ये वॉलेट नहीं हो जाता? नहीं, उससे कैसे वॉलेट होगा? ट्रेड डिस्काउंट तो आप सेलिंग के टाइम पे दे रहे हैं ना, ये तो इंपोर्टर बाहर से मंगवा रहा है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट कैसे होगा? क्योंकि बाहर से अगर उसको डिस्काउंट मिल भी गया तो वैल्यू तो वही है जो गवर्नमेंट डिटरमिन कर रही है, उसकी मर्जी जो मर्जी करे। तो हुकूमत के पास ना यहाँ पे इख्तियार है कि वो किसी को ब्लैकमेल करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन आपको ना चले प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, वैल्यूज जो होती है ना वो गवर्नमेंट ने भी सॉर्ट ऑफ फिक्स कर दी हुई है। गवर्नमेंट को पता है कि अगर एक आईफोन 14 आएगा ना तो उसको पता है आईफोन 14 4 लाख का, उसने 4 लाख की रखी हुई है वैल्यू। अब किसी ने 390 का मंगा लिया, किसी ने 420 का मंगा लिया, किसी ने 415 का मंगा लिया, गवर्नमेंट को पता होना है 4 लाख का ही मिलता है, तो 4 लाख बस खत्म ही बात। अब किसी ने 3.5 का मंगवा लिया, बेचारा रोता रहेगा। किसी ने 4.5 लाख का मंगवा लिया, वो कहेगा चलो 50,000 रुपये टैक्स बच गया। तो फिर ये तो ऐसे चलता रहेगा। अब हर एक की वैल्यू तो नहीं ना देख के डिटरमिन हो सकती, ठीक है, हर एक की वैल्यू देख के डिटरमिन अंदाजा लगाना, तो हुकूमत ने तमाम चीजों की वैल्यू बनाई होती है, ठीक है। और इतना बड़ा थद्दा है क्योंकि दुनिया में करोड़ों तरह की, खरबों तरह की चीजें हैं, हर चीज की वैल्यू गवर्नमेंट ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है, और वो डेली बेसिस पे अपडेट होती रहती हैं। डेली वहां पे बेशुमार बंदे बैठे हुए, हजारों बंदा बैठा हुआ जिसका काम ही यही है, प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करता रहना और उसकी वैल्यू डिटरमिन करता रहना। तो ऐसा नहीं होता कि पोर्ट पे वो गोलियां चल रही हैं, तूने इतनी वैल्यू कैसे बना दी, वो लॉ के अंदर लिखा हुआ है। इवन आप अगर चाहे ना तो आज आप वेबसाइट पे थोड़ा सर्च करें गूगल पे, आपको मिल जाएंगी वैल्यूज। तो आपको पहले से ही पता होगा कि अगर मैं ऑडी मंगवा लेता हूँ, A6 मंगवा लेता हूँ मिसाल के तौर पर, तो इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे ये पड़ेगी 1.5 करोड़ लिखी हुई है गवर्नमेंट ने कि 1.5 करोड़ है। अब असल में वो 1.25 की हो, असल में वो 1.25 की हो, आपको उससे गर्ज नहीं है, वो कोई झगड़ा नहीं है, वैल्यू फिक्स है। ओके, और वो आसपास ही होती है, एक्चुअल के आसपास ही होती है, आपको कितना फर्क नहीं पड़ता। ओके मेरे भाई, सब अच्छा है, यहां तक किसी का कोई सवाल?
ले जी, यहीं तक रखते हैं चीज़ों को। माजरत आज क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हुई, वो मैं आपको बता दिया, एक नीचे मीटिंग थी जिसकी वजह से ये हो गया। एनीवेज कोई मसला नहीं, जितना मैंने पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया। कल इंशाल्लाह वैल्यू सप्लाई को कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा न्यूमेरिकल मैं आपको कल करा दूं, ताकि थोड़ा सा आपका फॉर्मेट जो है ना वो भी आपको उससे थोड़ी सी ज़रा नो हाउ हो जाए। ठीक है जी, मुलाकात करते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।